फ्रेंड्स, आज मैं खड़गपुर वर्कशॉप के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी SER के अंतर्गत जो खड़गपुर वर्कशॉप आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि प्रोडक्शन एवं MNP के लिए था। और बात करें या एग्ज़ाम डेट का तो 26 अप्रैल 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था और यह पेपर 25% डिपार्टमेंटल कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो इसमें टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 90 मिनट का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर पहले प्रश्न की अगर बात करें, पूछे गए हैं इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट रिजल्ट्स टू। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो हम किसी भी इंजन वगैरह का जब हम कंप्रेशन रेशियो एक बियॉन्ड लिमिट से अगर ज़्यादा हम इंक्रीज करते हैं तो इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है। तो जब भी कोई इंजन की अगर हम बात करें कंप्रेशन रेशियो जब हम इंक्रीज करेंगे तो इसमें जो हमारा नॉकिंग का जो टेंडेंसी होता है, हमारा नॉकिंग का टेंडेंसी वो इंक्रीज कर जाता है, जिससे हमारा इंजन विस्फोट होने की भी संभावना रहता है। तो यहाँ तक जो भी पॉसिबल हो सके जो हमारा कंप्रेशन रेशियो है वह कम रखने की कोशिश किए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि इंक्रीज करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इंजन नॉकिंग का जो हमारा प्रभाव है, टेंडेंसी है, वो हम इंक्रीज देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंजन नॉकिंग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एज परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज इन स्टील इट्स डैश डिक्रीजेज। यहाँ पर हम पूछा गया है कि जैसे ही हम अगर कोई कार्बन की जो परसेंटेज है उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं स्टील के अंतर्गत तो इसका क्या चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा, वो क्या क्या जो उसका प्रॉपर्टीज है कौन सा इसमें डिक्रीज करेंगे, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। जैसे ही हम अगर बात करें स्टील में जो हम कार्बन की परसेंटेज है वो हम इंक्रीज करेंगे, कार्बन के परसेंटेज अगर इंक्रीज करते हैं हम तो इसमें जो हमारा स्टील का जो प्रॉपर्टी है वह इसका स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ वह इसमें इंक्रीज कर जाएगा। साथ ही साथ हार्डनेस भी इसका इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ जो इसके ब्रिटलनेस भंगुरता का जो गुण होता है ये भी इंक्रीज करेगा। और जो डिक्रीज करेगा वह प्रॉपर्टी में डक्टिलिटी, जिसे हम हिंदी फॉर्म में तन्यता बोलते हैं। साथ ही साथ टफनेस भी डिक्रीज करेगा जब हम कार्बन परसेंटेज स्टील के अंतर्गत इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हम स्टील में कार्बन परसेंटेज की जो अमाउंट है वो हम इंक्रीज करेंगे तो इसमें हमारे जो स्टील का जो प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ हो, हार्डनेस हो या ब्रिटलनेस हो, यह इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ जो डिक्रीज की यहाँ पर टेंडेंसी है वो डक्टिलिटी और टफनेस यहाँ पर डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज में हमारा डक्टिलिटी और टफनेस दोनों डिक्रीज कर सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में केवल और केवल डक्टिलिटी दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। डक्टिलिटी यानी तन्यता यहाँ पर डिक्रीज करेंगे जब हम स्टील के अंतर्गत कार्बन परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि मटेरियल का वैसा गुण जब हम उसके मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स को हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, जिसके पश्चात यह देखने को मिलता है कि वह उसका जो डिफॉर्मेशन जो हुआ है वो पुनः वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टी जो मटेरियल्स में होते हैं उसे हम इलास्टिसिटी के तौर पर जानते हैं। जब हम कोई मटेरियल्स को जब स्ट्रेच करते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स के माध्यम से, जब हम एक्सटर्नल फोर्स उस पर से रिमूव करते हैं
तो वापस वह पुनः अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो होता है वह मेनली इलास्टिसिटी के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वह किसी कारणवश वह पुनः वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है तो इस प्रकार के गुण को प्लास्टिसिटी यहाँ पर बोला जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम ब्रिटलनेस का, तो ब्रिटलनेस जो हमारा मटेरियल का ऐसा गुण होता है जिसमें वह विदाउट किसी एनी डिफॉर्मेशन को वह ब्रेक कर जाता है। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टी जो होता है उसे ब्रिटलनेस के तौर पर जानते हैं। साथ ही साथ वो अगर वो किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स को वह एबिलिटी से वो सस्टेन कर लेता है तो इस प्रकार के कंडीशन को हम टफनेस के तौर पर भी जानते हैं। तो सारे जो मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है इस पर आप प्रश्न एक न एक प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु शुड यू नोटिफाई राइट अवे अबाउट एन एक्सीडेंट, यानी दुर्घटना के बारे में आपको तुरंत किसे सूचना करना चाहिए। तो जब भी कोई एक्सीडेंट ऑन स्पॉट्स ड्यूटी के दौरान होता है तो अपने इमीडिएट सुपरवाइजर है उसको तुरंत नोटिफाई करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें हम, सॉफ्ट शेड्यूल 3 मेंटेनेंस ऑफ LHB कोचेज डन आफ्टर हाउ मेनी लॉन्ग टाइम, यानी जो LHB कोचों का जो सॉफ्ट शेड्यूल 3 होता है वो कितने अंतराल पर कराए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सॉफ्ट शेड्यूल 3 मेनली 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बेसिस पर LHB कोचों का सॉफ्ट शेड्यूल 3 कंडक्ट करवाया जाता है। यहाँ पर ईयर बेसिस पर ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 6 ईयर्स यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन विच सिटी द व्हील एंड एक्शन प्लांट ऑफ द इंडियन रेलवे लोकेटेड, यानी भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सल प्लांट्स किस शहर में स्थित है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो व्हील एवं एक्सल प्लांट्स का यह एक पुराना नेम है, न्यू नेम जो इसका कर दिया गया है अब वह कर दिया गया है RWF रेल व्हील फैक्ट्री। यह मेनली यलहंका बेंगलोर के अंतर्गत यह मेनली सिचुएटेड है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ LHB बोगी, LHB बोगी का यहाँ पर व्हील बेस पूछा गया है। तो व्हील बेस की अगर बात करें यहाँ पर LHB बोगी का तो 2560 mm यहाँ पर LHB कोचों का व्हील बेस होता है। जबकि अगर बात करें हम ICF कोचों का तो यह 2896 mm यहाँ पर देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर वंदे भारत की अगर बात करें हम तो 2700 mm यहाँ पर व्हील बेस वंदे भारत के होते हैं। यहाँ पर LHB बोगी की रिगार्डिंग पूछे गए थे तो 2560 mm यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन LHB कोचेज, LHB कोचों में कितने प्रकार के शॉक ऑब्जर्वर्स प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, पहला जो टाइप्स होता है वो पहला जो टाइप्स जो होते हैं यहाँ पर वो हमारा प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स होता है, जिसका नंबर की अगर बात करें हम तो 4 की संख्या में प्रत्येक बोगी में होते हैं। जबकि अगर बात करें सेकेंड जो होता है वो सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स, इसका नंबर्स प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में होते हैं। थर्ड जो टाइप्स होता है वो योर डैम्पर्स होता है, जिसका कनेक्शन बॉडी से बोगी के साथ होता है। तो इसका अगर बात करें नंबर्स तो 2 की संख्या में प्रत्येक बोगी में होते हैं। लेटरल डैम्पर्स, इसकी संख्या प्रत्येक बोगी में 1 की संख्या में होते हैं। टोटल अगर नंबर की अगर बात करें तो 9 की संख्या में वर्टिकल डैम्प जो हमारा डैम्पर शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं वो प्रत्येक बोगी में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर नंबर अगर पूछा जाता है तो 9 की संख्या में होगा। अगर आपसे टाइप पूछा जाता है तो टाइप जो होगा वह 4 प्रकार के टाइप्स, यानी 4 प्रकार के यहाँ पर शॉक ऑब्जर्वर्स प्रत्येक LHB कोचों में यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHB व्हील,
एलएचबी चक्कों का नए कंडीशन में उसका व्यास, चक्कों का व्यास क्या होगा, तो नए कंडीशन में 915 mm इसका डायमेंशन होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे रिसेंटली वंदे भारत से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि वंदे भारत के जो नए चक्कों का व्यास होता है वो 952 mm, कंडम जो होता है वो 877 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द सीवीसी फिटेड ऑन एलएचबी कोच हैज विच फीचर्स, यानी एलएचबी कोचों में जो लगे सीवीसी का कौन सा फीचर्स होता है। तो मेनली यहाँ पर बात करें कि एलएचबी कोचों में जो हम सेंटर बफर कपलर प्रयोग करते हैं वो हम एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का प्रयोग करते हैं। इसमें मेनली यह जो फीचर होता है वो एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स होते हैं, यानी जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह कोचों का होता है तो कोच जो दो कोचेस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी एंटी क्लाइंबिंग फीचर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कैपेसिटी ऑफ एक्सल ऑफ एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचों का एक्सल का कैपेसिटी क्षमता पूछा गया है। तो यह 16.25 टन होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार, एंटी रोल बार का मेन मुख्य कार्य क्या है। तो मेन कार्य की अगर बात करें तो यह मेनली कोचेज के जो रोलिंग मोशन एक्शन होता है उसको यह प्रिवेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड यो डैम्पर्स, यो डैम्पर्स को प्रोवाइड करने का क्या उद्देश्य होता है। एलएचबी कोचों में जो हम यो डैम्पर्स का प्रयोग करते हैं वो क्यों करते हैं। तो मेनली जो हम यो डैम्पर्स जो यूज में लेते हैं ताकि जो हमारा कोचों का जो रोलिंग मोशन होता है उनको मिनिमाइज किया जा सके। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यो डैम्पर की अगर बात करें तो प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में होता है और इसका कनेक्शन जो होता है वो बॉडी से बोगी के साथ होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विथ रिस्पेक्ट टू किलोमीटर फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट, किलोमीटर के बिहार पर यहाँ पर सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, कितने अंतराल पर सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट की अगर बात करें हम तो यह मेनली 1.5 ईयर्स या 6 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बिहार पर यहाँ पर किए जाते हैं। चूँकि प्रश्न में केवल किलोमीटर्स के बिहार पर पूछा गया है तो 6 लाख किलोमीटर्स के बेसिस पर हम सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट कंडक्ट करवाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच पार्ट्स इज नॉट यूज्ड इन आईसीएफ ट्रॉली, आईसीएफ ट्रॉली में कौन से पार्ट्स का प्रयोग नहीं किए जाते हैं। डैशबोर्ड का यूज किया जाता है, साइड बियर भी यूज किए जाते हैं जिसके अंतर्गत हमारा बियरिंग पीस और बियरिंग प्लेट्स होते हैं। इसके अलावा बात करें तो शॉक एब्जर्वर्स भी होते हैं जो हमारा सेकेंडरी स्प्रिंग के पास जो हमारा बुलस्टर स्प्रिंग होता है वहाँ पर लगा होता है, जबकि ड्रैग लिंक्स कोई भी पार्ट्स नहीं है जिसका प्रयोग हमारा आईसीएफ ट्रॉली के अंतर्गत किया जाता हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन द ट्रॉली इन आईसीएफ कोचेज, आईसीएफ कोचेज में जो बॉडी का जो वेट होता है वह ट्रॉली के ऊपर किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यह मेनली जो वेट होते हैं वह साइड बेरर के माध्यम से बॉडी टू बोगी के ऊपर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फ्री हाइट ऑफ 16.2 टन एक्सल बॉक्स स्प्रिंग, 16.2 टन एक्सल बॉक्स स्प्रिंग जिसे हम आईसीएफ कोचेज में एसी कोचेज के लिए प्रयोग करते हैं। इस केस में यहाँ पर एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का फ्री हाइट पूछा गया है, कितना mm होते हैं। तो इस केस में हम बात करें एसी के कोच के केस में एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का फ्री हाइट वह होता है 375 mm। वहीं अगर आपसे 13 टन यानी नॉन एसी के लिए पूछा जाता तो इस केस में एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का जो फ्री हाइट होता वह 360 mm होता।
तो यहाँ पर केवल प्रश्न पूछा गया था और 16.25 टन जो कि एसी कोचेज के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर 375 mm यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ सी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग। सी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग के लिए जो कलर कोड होता है वो क्या होता है। तो मेनली जो कॉइल स्प्रिंग होते हैं वो 3 टाइप्स के प्रयोग किए जाते हैं, ए क्लासेस, बी क्लासेस, सी क्लासेस। ए क्लासेस का लिए जो कलर कोड होता है वो येलो कलर का प्रयोग किए जाते हैं, बी के लिए ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर का प्रयोग किया जाता है, जबकि सी कलर क्लासेस के लिए हम ग्रीन कलर कोड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में ग्रुप सी के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पर ग्रीन कलर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑन वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंकर लिंक्स। निम्नलिखित में से एंकर लिंक्स का कौन सा फंक्शन यहाँ पर है। तो एंकर लिंक की अगर बात करें हम, तो एंकर लिंक मेनली इसके फंक्शन का, तो यह मेनली जो ब्लस्टर के जो रेशनल मोमेंट होता है इसके प्रिवेंट करने का काम हमारा एंकर लिंक के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू प्रिवेंट रेशनल मोमेंट ऑफ ब्लस्टर। इसके अलावा अगर बात करें कि एंकर लिंक का लेंथ की अगर बात करें हम कि लेंथ कितना होता है, तो लेंथ अगर आपसे पूछा जाता है तो 451 ±1 mm के रेंज में होते हैं। साथ ही साथ जो हमारा एंकर लिंक्स होते हैं वह ब्लस्टर एवं बोगी ट्रांजम के बीच यह प्रोवाइडेड होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। यानी जो हमारा एंकर लिंक होंगे वह ब्लस्टर एवं बोगी ट्रांजम के बीच प्रोवाइडेड होते हैं। लेंथ 451 ±1 mm। साथ ही साथ इसके फंक्शन की अगर बात करें तो यह ब्लस्टर के रेशनल मोमेंट को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ सीबीसी एबव रेल लेवल फॉर लोडेड व्हीकल्स। लोडेड व्हीकल्स के लिए यहाँ पर मिनिमम हाइट पूछा गया है कि कितना होना चाहिए फ्रॉम रेल लेवल से। तो लोडेड कंडीशन में जो हाइट होगा मिनिमम वह 1030 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सोल बार ऑफ आईसीएफ कोच कंसिस्ट ऑफ। आईसीएफ कोच का जो सोल बार होता है वह बना होता है जेड सेक्शन के शेप में यहाँ पर बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सल गाइडेंस अरेंजमेंट यूज्ड इन आईसीएफ और आरसीएफ बोगी। आईसीएफ और आरसीएफ बोगी में किस प्रकार के एक्सल गाइड अरेंजमेंट्स का प्रावधान है। तो इसमें मेनली टेलीस्कोपिक एक्सल गाइड विथ वाइल डैम्पिंग टाइप्स के एक्सल गाइडेंस अरेंजमेंट का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी इज। सीबीसी यानी सेंटर बफर कपलर्स का यहाँ पर हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज पूछा गया है। तो हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज की अगर बात करें हम हॉरिजॉन्टल के केस में, तो इस केस में गैदरिंग रेंज जो है वह +-110 mm का है। जबकि अगर बात करें वर्टिकल गैदरिंग रेंज अगर आपसे पूछा जाता है तो इस केस में जो रेंज होगा वो +-90 mm का होता है। प्रश्न में केवल हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी +-110 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द सरफेस क्रैक्स इन वेल्डमेंट ऑफ नॉन मैग्नेटिक एलॉय कैन बी इंस्पेक्टेड बाय बीच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट। यानी यहाँ पर बोला गया है कि नॉन मैग्नेटिक मिश्र धातुओं के वेल्डमेंट की सतह को दरारों को निरीक्षण निम्नलिखित में से किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। जब हम कोई भी वेल्डिंग करते हैं तो उस दौरान जो हम वेल्डमेंट्स होता है नॉन मैग्नेटिक एलॉय का, इसमें कुछ सरफेस क्रैक्स में कुछ क्रैक्स देखने को यहाँ पर मिलता है, जिसके इंस्पेक्शन की अगर बात करें तो किस प्रकार के टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो यह मेनली फ्लोरोसेंट जो टेस्ट होते हैं
इनके द्वारा इस प्रकार के क्रैक्स को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द डिस्टेंस फ्रॉम द ज्वाइंट रूट टू द टॉय ऑफ द बेल्ट इज कॉल्ड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि बेल्ट के टॉय के साथ साथ जो ज्वाइंट रूट्स के बीच के जो डिस्टेंसेज होते हैं वो उसे हम किस नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि एक हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं बट ज्वाइंट्स बेल्ट्स का, जो वर्टिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस प्रकार के बेल्ट्स को हम बट ज्वाइंट्स के तौर पर जानते हैं। इसमें हम अगर बात करें कोई फिलर मटेरियल हम यहाँ पर इस प्रकार से हम फिल करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो ज्वाइंट रूट निकल कर आएगा वो ये हमारा ज्वाइंट रूट निकल कर आएगा। जबकि ये वाला जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वह लास्ट पॉइंट हमारा इसे हम टॉय के रूप से जानते हैं। अब यहाँ पर जो पूछा गया है वह पूछे गए हैं ज्वाइंट रूट और टॉय के बीच के जो डिस्टेंसेज है, ये वाले जो पोर्शन हमारा बताए जा रहे हैं, जो मार्किंग रेड लाइन से किए जा रहे हैं, ये वाले पोर्शंस जो होगा वो उसे किस नाम से जाना जाएगा, तो इसे हम मेनली लेग लेंथ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, लेग लेंथ्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ देयर इज नो मेल्टिंग ऑफ द एड्ज ऑफ द बेस मेटल एट द रूट फेस और ऑन द साइड फेस और द बिटवीन द बेल्ट रंस देन इट इज ड्यू टू बीच ऑफ द फ्लोइंग। यानी यहाँ पर बोला गया है कि यदि बेस मेटल के किनारों पर या रूट के साइड पर हो या इसके बीच वाले जो पोर्शन होते हैं वो वाले पोर्शन पे कोई भी मेल्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर नहीं मेटल से कनेक्ट हो पाता है, तो इस प्रकार के जो हमारा देखने को मिलता है वो किस प्रकार के डिफेक्ट्स जो हमारे वेल्डिंग्स होते हैं वो किस प्रकार के, तो इस प्रकार के जो हमारा वेल्ड्स देखने को मिलता है वो उसे हम लैक ऑफ फ्यूजन्स डिफेक्ट्स के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेनली जो हमारा बेल्ट डिफेक्ट जो होते हैं लैक ऑफ फ्यूजन, इसके अंतर्गत हमारा जो बेल्ट मेटल्स होता है वो बेस मेटल के साथ प्रॉपर रूप से फ्यूज नहीं हो पाते हैं, साथ ही साथ उसमें कोई वीक स्पॉट्स रह जाता है और यही वीक स्पॉट्स जो हमारा मेनली कारण बनते हैं। और इस प्रकार के जो वीक स्पॉट क्रिएट होता है वो हमारा लैक ऑफ फ्यूजन्स के कारण आता है, जिसमें हमारा प्रॉपर बेस मेटल या साइड से हो या हमारा जो सेंटर्स का लाइंस हो वहाँ से वह प्रॉपर रूप से एक दूसरे से फ्यूज नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द एम्परेज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग डिपेंड्स अपॉन द बीच ऑफ द फ्लोइंग। यानी आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त एम्परेज निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो जो एम्परेज वैल्यू होता है आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत वह मेनली जो हमारा इलेक्ट्रिक रड का जो थिकनेस होता है, इलेक्ट्रोड रड का थिकनेस, उस पर मेनली यह डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर टर्निंग करने के लिए कौन सा सबसे आवश्यक शर्त रखा जाता है। तो जब भी कोई हम टर्निंग करते हैं तो उससे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस भी प्रकार के मटेरियल्स का हमें टर्निंग करना है तो जो हम कटिंग मटेरियल टूल का यूज करेंगे वो वर्कपीस मटेरियल के तुलना में ज़्यादा हार्डर होना अनिवार्य है। तो यह कंडीशन यहाँ पर फुलफिल किया जाना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द टर्निंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार का मैच कर रहा है कि कटिंग टूल शुड बी हार्डर देन द मटेरियल ऑफ वर्कपीस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच टाइप ऑफ सरफेस कैन बी प्रोक्यूर्ड बाय लेथ। लेथ के द्वारा किस प्रकार के सरफेस का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। तो जब भी हम लेथ का यूज करते हैं तो इसमें हमारा जो सरफेस प्रोड्यूस किया जाता है तो वो हमारा फ्लैट सरफेस हो, सिलेंड्रिकल सरफेस हो या
कर्विलेंट जो हमारा होता है, कर्व लिनियर टाइप के जो हमारा सरफेस होते हैं, सारे टाइप्स के यहाँ पर हमारा सरफेस यहाँ पर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन सीएनसी सिस्टम मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर वर्क्स डैश। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल जो होते हैं सिस्टम, जिसके अंतर्गत जो हमारा व्हील लेथिंग वगैरह करते हैं, तो इसमें हमारा अलग अलग प्रोग्राम्स हो या माइक्रो प्रोसेसर्स हो, वो एक साथ पैरेलल रूप से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि इन सीएनसी सिस्टम्स कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम्स मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स वर्क्स पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के पैरेलल वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन यानी कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल टाइप्स के जो मशीन में किस प्रकार के एडवांटेज देखा नहीं जा सकता। तो इसमें एडवांटेज की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ इसमें हायर फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर देखा जाता है, साथ ही साथ रिड्यूस्ड स्क्रैप रेट देखा जाता है, इम्प्रूव्ड जो हमारे क्वालिटी होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा क्वालिटी में हमारा मटेरियल यहाँ पर तैयार होते हैं। लेकिन जो इसके प्रॉपर जो कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है इसमें कोई भी सुधार हमारा सीएनसी मशीन नहीं कर सकता है। वही यहाँ पर पूछा गया है कि नॉट द एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन मशीनिंग ऑफ वर्क पीस द मटेरियल इज रिमूव्ड बाई बीच ऑफ द फ्लोइंग एक्शन। यानी एक वर्कपीस की मशीनिंग में जो हम मटेरियल को निम्नलिखित में किसके द्वारा रिमूव कर सकते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो मेनली हम बात करें अगर कि जब भी कोई वर्कपीस के ऊपर मशीनिंग किया जाता है जिससे उसके मटेरियल को रिमूव किया जाता है, तो इस प्रकार के जो एक्शन होते हैं उसे हम शियरिंग एक्शन बोलते हैं। और यह तब होता है जब हमारा कोई भी एक जो हमारा टूल हो या वर्कपीस हो, दोनों को एक दूसरे के रिलेटिव मोशंस में यहाँ पर रन किए जाते हैं ताकि जो हमारा मटेरियल्स हो वह शियरिंग प्रोसेस द्वारा इसमें रिमूव किया जा सके। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द डेप्थ दैट द टूल इज प्लग्ड इनटू द सरफेस इज कॉल्ड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो हम प्लग को यूज करते हैं डेप्थ को यहाँ पर क्रिएट करने में, प्लग करने में, तो उस प्रकार के डेप्थ को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रकार के डेप्थ को हम डेप्थ ऑफ कट के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ द कटर एंड वर्क पीस मूवमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शंस द मिलिंग प्रोसेस इज नोन एज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो कटर और वर्कपीस का जो मूवमेंट होगा वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस दौरान जो हमारा मिलिंग का प्रोसेस होगा उससे हम किस नाम से जानेंगे, तो इस दौरान जो हमारा प्रोसेस होगा वो हमारा अप मिलिंग के तौर पर जानेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि कोई हमारा वर्कपीस है इस शेप में है हमारा, और यहाँ पर हमारा ग्राइंडिंग मशीन, यहाँ पर हमारा कटर मशीन रखा गया है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो हमारा कटिंग का जो डायरेक्शन है वो हमारा एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल है इसका स्लोप जो हमारा नीचे की तरफ यहाँ पर है, जबकि जो हमारा कटर है इसमें हमारा अपोजिट डायरेक्शन में एज पर क्वेश्चंस यहाँ पर जो इसके टीथ है वो यहाँ पर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में रन करना है। तो अपोजिट डायरेक्शन में रन करने के दौरान यह होगा हमारा कि जो हमारा इसमें से जो मटेरियल निकल कर आएंगे हमारे वर्कपीस से वो इस तरह से यहाँ पर निकलेंगे। तो इस प्रकार के जो हमारे प्रोसेस होते हैं इसे हम अप मिलिंग के तौर पर जानते हैं, जिसमें कटर एवं वर्कपीस जो होते हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में चलाया जाता है, और मिलिंग प्रोसेस जो होते हैं उसे हम अप मिलिंग प्रोसेस के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फ्लोइंग एब्रेसिव मटेरियल्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर ग्राइंडिंग द स्टील एंड कास्ट आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा एब्रेसिव मटेरियल्स स्टील और कास्ट आयरन के पिसने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो जब भी हमें कोई एब्रेसिव मटेरियल्स का सबसे सुटेबल एग्जाम्पल लेना हो ताकि जो हमारा स्टील एवं कास्ट आयरन को प्रॉपर रूप से ग्राइंड किया जा सके, तो इसमें जो हमारा सबसे ऊपर एप्रोप्रिएट जो हमारा सुटेबल मटेरियल आएगा एब्रेसिव मटेरियल्स, वो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड यहाँ पर निकल कर आएगा, जो कि मेनली हमारा स्टील एवं कास्ट आयरन के लिए सुटेबल एब्रेसिव मटेरियल्स होता है फॉर ग्राइंडिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डिप्टी FA एंड CAO। यानी डिप्टी FA जो है वो हमारा डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर है, जबकि CAO जो है वह चीफ अकाउंट ऑफिसर्स, इसको फुल फॉर्म में हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस। यानी जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया है मेंटेनेंस के टाइप्स का, इसमें से कौन सा क्लासिफिकेशन यहाँ पर सही ऑप्शन के अंतर्गत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो करेक्टिव मेंटेनेंस, जिसे हम ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के तौर पर भी जानते हैं, तो ये हमारा होता है। इसके अलावा बात करें शेड्यूल मेंटेनेंस जो होता है, उसको पहले से ही हमारा प्री शेड्यूल्स होता है, उस टाइम पीरियड के अंतराल पर हमारा उसका मेंटेनेंस किया जाता है, जिसे हम शेड्यूल मेंटेनेंस के तौर पर जानते हैं। जबकि एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, जिसे हम जो कोई इशू होता है उसको आइडेंटिफाई करने से पहले उसके मेंटेनेंस अगर कर लिया जाता है, तो इस प्रकार के मेंटेनेंस को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तौर पर जानते हैं। लेकिन टाइमली मेंटेनेंस किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREPS। IREPS का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। यह एक प्रकार का भारतीय रेलवे का वेब पोर्टल्स है, जिसके माध्यम से जो हमारा गुड्स के प्रोक्यूरमेंट्स हो या वर्क्स या सर्विस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज हो, यह हमारा IREPS के माध्यम से ही किया जाता है। साथ ही साथ जो मटेरियल की अगर सेल करना हो या लीजिंग एसेट्स के लीजिंग देना हो या सर्विसेज का, साथ ही साथ कोई वेंडर अप्रूवल्स हो, साथ ही साथ अगर बात करें तो मटेरियल के इंस्पेक्शंस वगैरह, ये सारे प्रोसेस जो एक्टिविटीज होते हैं वह IREPS यानी इंडिया रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो विच इज द क्लोजेस्ट टू द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। आयरन का सबसे यहाँ पर प्योरेस्ट फॉर्म पूछा गया है, जो कि हमारा वर्स्ट आयरन होता है, जिसे हम हिंदी फॉर्म में पिटवा लोहा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। इसमें अगर बात करें कार्बन परसेंटेज का, तो कार्बन परसेंटेज काफ़ी निग्लिजिबल अमाउंट में यहाँ पर इसमें अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAC इन कंटेस्ट टू टेंडर। टेंडर के संदर्भ में यहाँ पर PAC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो PAC मेनली प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें अगर, तो जो PAC जो होता है वह मेनली यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, और PAC जो होता है इनका परचेजिंग सिंगल टेंडर के माध्यम से किया जाता है। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि किस प्रकार जो PAC जारी किया जाता है वो किस प्रकार के टेंडर के माध्यम से लाया जाता है इस प्रकार के आइटम को। तो यह मेनली सिंगल टेंडर के माध्यम से लाया जाता है, और यह तब जारी किया जाता है जब आइटम जो उसके बिना कोई काम नहीं चल सकता, साथ ही साथ वो जो आइटम है वो प्रॉपर किसी विशेष फर्म्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो। तो इस बिहाफ पर उसमें यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा PAC जारी किया जाता है। इसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा टेंडर के माध्यम से इस प्रकार के आइटम की परचेजिंग किए जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयरन इज बीच ऑफ द फ्लोइंग, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो अल्फा आयरन है, ध्यान रखें यहाँ पर अल्फा आयरन के बारे में पूछा जा रहा है कि एक अल्फा आयरन का यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, वो यहाँ पर इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो अल्फा आयरन की अगर बात करें हम, तो इसका मेनली क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं वह जो BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के तौर पर होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक कॉर्नर पर इसका आयन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो BCC फॉर्म में होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के फॉर्म में होते हैं। और जो अल्फा वाले जो हमारे आयरन्स होते हैं वह नेचर्स में काफ़ी ब्रिटल वाले नेचर्स के होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर C BCC यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग। ब्रास यानी पित्तल का यहाँ पर कॉम्बिनेशन पूछा गया है, तो वह मेनली कॉपर प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ब्रास होता है, पित्तल। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच कलर फ्लेम रिप्रेजेंट द हाईएस्ट टेम्परेचर। निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा कलर जो है वह फ्लेम का हाईएस्ट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें व्हाइट कलर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। व्हाइट ब्लू भी यहाँ पर आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मटेरियल्स आर सॉफ्टेंड बाय बीच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा जो मटेरियल्स को हम सॉफ्ट करते हैं। तो जब भी कोई मटेरियल को अगर हमें सॉफ्ट करना हो तो इसके लिए हम एनेलिंग प्रोसेस को अपनाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेनली एनेलिंग के अंतर्गत किसी भी मटेरियल को उसके जो सूटेबल टेम्परेचर होते हैं उस टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है, और जब वो प्रॉपर उस टेम्परेचर तक पहुंचता है तो उसको कुछ समय के लिए उसी टेम्परेचर पर होल्ड किए जाते हैं। इसके बाद स्लोबली उसको हम कूलिंग करते हैं, जिससे यह होता है कि जो हमारा मटेरियल्स में जो हमारे हार्डनेस है वो कम किया जाता है, साथ ही साथ जो डक्टिलिटी है हमारा वह इसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर एनेलिंग यहाँ पर प्रोसेस सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी मटेरियल्स को अगर सॉफ्ट करना है, डक्टिलिटी में इंक्रीज करना है, तो इसमें हम एनेलिंग प्रोसेस को अपनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द कॉम्बिनेशन कंबसन इन अ स्पार्क इग्निशन इंजन। यानी स्पार्क इग्निशन इंजन जो हमारा है में दहन क्या है। तो मेनली जो हम स्पार्क इग्निशन इंजन में जो हम कंबसन होता है वह मेनली होमोजीनियस प्रोसेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। और स्पार्क इग्निशन इंजन जो होते हैं वह मेनली जो पेट्रोल बेस्ड जो इंजन होते हैं उसको यह रिप्रेजेंट करता है, जबकि हेट्रोजीनस जो होते हैं वह कंप्रेशन बेस्ड होते हैं, जिसमें हमारा हीट एयर्स को इंजेक्टर के द्वारा इंड्यूस किया जाता है, फिर वहाँ पर उसमें इंजेक्शन जो होता है हमारा वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यह जो हमारा हेट्रोजीनियस होता है वो हमारा डीजल इंजन्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन LHB कोचेज। यानी LHB कोचों में किस प्रकार के रोलर बियरिंग यहाँ पर होते हैं। तो इसमें मेनली CTRB कार्टेज टाइप रोलर बियरिंग का यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इलेक्ट्रोड गेट्स कंजम्ड इन डैश बिल्डिंग्स। किस प्रकार के बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रोड्स का कंजप्शन देखने को मिलता है। तो जब भी हम आर्क वेल्डिंग करते हैं
तो इसमें हमें इलेक्ट्रोड का कंजप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि थर्मिट वेल्डिंग जो होता है इसमें मेनली दो जो हमारे पटरी वगैरह होते हैं, लाइंस वगैरह, इसको केमिकल प्रोसेस के द्वारा इसमें जॉइंट किए जाते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का हमारा जो इलेक्ट्रोड है इसका कंजप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द ग्रेट साइज ऑफ द एब्रेसिव यूज्ड इन ग्राइंडिंग व्हील्स इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय बीच ऑफ द फ्लोइंग। यानी ग्राइंडिंग व्हील में उपयोग किए जाने वाले ग्रिड साइज का जो एब्रेसिव जो हम यूज करते हैं, इसका ग्रिड साइज को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है। तो इसको हम अगर बात करें, जो ग्रिड साइज जो हमारा यूज किया जाता है ग्राइंडिंग के अंतर्गत, उसे हम मेनली मेश नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए यहाँ पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWL पर्टेनिंग टू क्रेन। क्रेन से संबंधित जो SWL वर्ड जो हम यूज में लेते हैं, SWL मेनली हमारा सेफ वर्किंग लोड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पेनाल्टी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेनाल्टी नहीं है। तो पेनाल्टी में मेनली जो हमारा माइनर पेनाल्टी हो या मेजर पेनाल्टी हो, इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जबकि यहाँ पर कौन सा पेनाल्टी नहीं है वो इस प्रश्न में पूछा गया है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, ये मेनली मेजर पेनाल्टी का पार्ट है। इसके लिए कर्मचारी को SF5 इशू किया जाता है। जबकि रिडक्शन टू अ लोअर ग्रेड पे अप टाइम स्केल या पोस्ट में डिक्रेशन देखा जा सकता है डिडक्शन। तो ये हमारा मेनली माइनर पेनाल्टी या मेजर पेनाल्टी या एज पर कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। सेंसियोर जो होता है वह मेनली माइनर पेनाल्टी का हिस्सा है। इसके लिए कर्मचारी को SF11 इशू किया जाता है। जबकि जो सस्पेंशन है या किसी प्रकार का पेनाल्टी नहीं है, या इसलिए किया जाता है ताकि कोई प्रोसेस में कोई भी यहाँ पर हिस्सेदारी न बन सके और प्रोसेस को डिस्टर्ब ना कर सके। इस बिहाफ पर उसे सस्पेंशन में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है उस प्रकार का मेंटेनेंस है जिसे बिफोर आइडेंटिफाइड उसको मेंटेनेंस कर लिया जाए। तो इस प्रकार के जो मेंटेनेंस होते हैं उसे हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो एक होता है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस को हम ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के तौर पर भी जानते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि करेक्टिव मेंटेनेंस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, यूनिफाइड PL रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग। यानी यूनिफाइड जो प्राइस लिस्ट नंबर जो होते हैं निम्नलिखित में से किसकी संभावना को कम करता है। तो जब भी हम यूनिफाइड प्राइस लिस्ट नंबर यूज करते हैं तो इससे यह देखने को मिलता है कि जो हमारा डुप्लीकेट PL नंबर वगैरह जो जनरेट हो रहे हैं इसकी संभावना को कम किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा आइटम के नॉन स्टैंडर्डाइजेशन है इसको भी रिड्यूस किया जाता है। और साथ ही साथ जो अन्य रेलवे में एक रेलवे से दूसरे रेलवे में जो नॉन यूनिफॉर्मिटी का जो समस्या क्रिएट होता है इसको भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी को कम करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट अलॉटमेंट मेड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशंस इज कंटेंट इन। यानी रेलवे प्रशासन को किए गए बजट आवंटन का विस्तृत विवरण निम्नलिखित में से किस बुक के अंतर्गत मेंशन होता है। तो जब भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशंस को किसी प्रकार का बजट अलॉटमेंट किया जाता है तो इसका मेंशन जो होता है वो पिंक बुक के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अगर बात करें हम येलो बुक के अंतर्गत
स्पीच ऑफ रेलवे मिनिस्टर की बात किया जाता है। लेकिन जब 2016-17 के अंतर्गत जो हमारे समान बजट से और रेलवे बजट को मर्ज करने के बाद इस प्रकार के जो स्पीचेज वगैरह इसको रिमूव कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर सिंपली आप याद रखें कि जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पर जो हमारे बजट अलॉटमेंट किया जाता है उसे पिंक बुक के अंतर्गत मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है स्टॉक विच प्रोवाइड्स फॉर एन इमरजेंसी इन केस ऑफ डिफॉल्ट्स बाय सप्लायर्स एंड आल्सो टेक टू केयर ऑफ फ्लक्चुएशन इन कंजप्शन इज नोन एज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि किसी कंडीशन बस कंजप्शन में फ्लक्चुएशन आ सके या सप्लायर द्वारा डिफॉल्ट पीरियड यहाँ पर देखे हो सके, इसको देखते हुए इमरजेंसी कंडीशन में जो हम स्टॉक को बनाकर रखते हैं, बचा कर रखते हैं, तो इस प्रकार के स्टॉक को हम बफर स्टॉक को तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बफर स्टॉक की जो लिमिटेशंस होते हैं वो मेनली आइटम के जो हमारा इन्वेंटरी कंट्रोल्स के जो प्रोसेस होते हैं, ABC यानी ऑलवेज बेटर कंट्रोल और VED विटल एसेंशियल डिजायरेबल जो क्लासिफिकेशन होते हैं, इसके बिहाफ पर बफर स्टॉक का लिमिटेशन तय किया जाता है कि कितने अमाउंट में इसका लिमिटेशन रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स विथ इम्प्रेस्ड होल्डर्स। इम्प्रेस्ड होल्डर्स के जो टाइप्स के जो स्टोर्स के जो मटेरियल होते हैं इनका वेरिफिकेशन जो होगा वह वंस इन 2 ईयर्स, 2 वर्षों में एक बार इसका वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन इंडियन रेलवे ए कैटेगरी आइटम रिप्रेजेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कंजप्शन वैल्यू। टोटल कंजप्शन वैल्यू जो होता है हमारा, इनके कितने परसेंट अमाउंट ए कैटेगरी आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें वैल्यू के बेस पर और यहाँ पर जो आइटम परसेंटेज के बेस पर यहाँ पर बात करें तो ए कैटेगरी का जो हमारा 10% जो आइटम होता है इनका कॉस्ट वैल्यू 70% होता है, जो कि हमारा ए कैटेगरी आइटम के लिए होते हैं। जबकि यहाँ पर बात करें बी कैटेगरी आइटम के लिए तो इसका वैल्यू भी 20% होता है और आइटम परसेंटेज भी 20% होता है। जबकि सी कैटेगरी आइटम का जो हमारा वैल्यू होता है वो 10% होता है, जबकि इसका आइटम परसेंटेज जो होता है वो 70% होता है। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी 70% ए कैटेगरी आइटम के लिए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है GEM स्टैंड्स फॉर बीच ऑफ द फ्लोइंग। GEM जो होता है मेनली गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस होता है। यह एक वेब पोर्टल है जहाँ से गवर्नमेंट्स के गुड्स सर्विसेज हो, जितने भी हमारे गुड्स या सर्विसेज हैं उनको परचेजिंग वगैरह जो होते हैं वो हमारा GEM पोर्टल के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एनिमल टेस्टिंग ऑफ चेन स्लाइंग्स इज डन विथ लोड एट। यानी जो चेन स्लाइंग्स जो होते हैं इनका एनिमल टेस्टिंग निम्नलिखित में से किस लोड के साथ इसका टेस्टिंग किया जाता है। तो जो हमारा वर्किंग लोड होता है इनके 125 टाइम्स परसेंटेज यहाँ पर इसके मोर बेड्स के साथ इसका एनुअल टेस्टिंग किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 125% ऑफ सेफ वर्किंग लोड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EOT परटेनिंग टू क्रेन। क्रेन से संबंधित EOT का फुल फॉर्म क्या है? तो EOT का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत मेनली 3 टाइप्स के मोशन होते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि कितने प्रकार के मोशन इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन यानी EOT के अंतर्गत होता है। तो मेनली 3 प्रकार के मोशंस होते हैं।
इनमें अगर बात करें हम, पहला जो मोशन होता है उसे हम होस्ट मोशन बोलते हैं, जिसमें किसी भी आइटम को अप या डाउनवर्ड्स मूवमेंट कराया जाता है। सेकेंड होता है क्रॉस ट्रैवल मूवमेंट, जिसमें सिंपली हमारा वन पाथवे से दूसरे लाइंस में यहाँ पर जब मूवमेंट कराया जाता है तो उसे हम क्रॉस ट्रैवल मूवमेंट्स बोलते हैं। जब एक ही लाइंस में लॉन्ग ट्रैवल किया जाता है तो उसे हम लॉन्ग ट्रैवल मूवमेंट बोलते हैं। तो इस प्रकार टोटल 3 प्रकार के मोशंस ईओटी क्रेन्स के माध्यम से किया जाता है। और ईओटी क्रेन्स का अगर बात करें मेन फंक्शन, तो या आरओएच, आईओएच या प्रोडक्शन यूनिट्स या वर्कशॉप, यहाँ सारे जगह यहाँ पर इसके फंक्शंस को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज मीन्स ऑफ डब्ल्यूएसपी। डब्ल्यूएसपी का मतलब होता है व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस, जिसका काम होता है व्हील को स्किड होने से बचाना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो मेनली पार्ट्स लगे होते हैं वो फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर्स, जिसके माध्यम से सारे एक्सल के स्पीड को काउंट करके माइक्रो प्रोसेसर को भेजा जाता है। फिर माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा यह सेंस किया जाता है कि कोई डिफरेंस वगैरह एक्सल्स के स्पीड्स में आते हैं तो इसमें हमारा प्रेशर स्विच एक्टिवेट होते हैं। और फिर हमारा डंप वाल्व को, जिसे हमें एंटी स्किड वाल्व बोलते हैं, उसको प्रॉपर सिग्नल भेजा जाता है, जिसके माध्यम से हमारा ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को रेगुलेट किए जाते हैं। इस प्रकार हमारा जो व्हील के स्लाइड होने से बचाने के काम डब्ल्यूएसपी डिवाइस के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द आईसीएफ बफर प्लंजर इज मेड ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग। आईसीएफ बफर प्लंजर जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो यह मेनली कास्ट स्टील का बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि आपसे बफर प्लंजर, जो हमारा बफर प्लंजर का जो फेस होता है, इसका डाया कितने एमएम के होते हैं, तो यह मेनली 457 एमएम के होते हैं। साथ ही साथ वन एंड पर 2 बफर्स के बीच जो डिस्टेंसेज होते हैं 1956 एमएम होते हैं, जबकि मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक अगर आपसे पूछा जाता है तो 127 एमएम। और वहीं स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक पूछा जाता है तो 635 एमएम होगा। वही मिनिमम कंडीशन में बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक 584 एमएम होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड बीच ऑफ द फ्लोइंग। यानी जो डिस्ट्रक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड होते हैं वो किसके अंतर्गत प्रोवाइडेड होते हैं, तो यह मेनली बफर के अंतर्गत यह होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ ग्रीस इज यूज्ड इन रोलर बियरिंग ऑफ आईसीएफ कोचेज। आईसीएफ कोचेज के रोलर बियरिंग जो हमारा डबल रो सेल्फ लाइन स्फेरिकल रोलर बियरिंग का हमारा प्रयोग किया जाता है आईसीएफ कोचेज के अंतर्गत। इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के ग्रीस का प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें मेनली जो हमारा ग्रीस यूज होते हैं वो लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, येलो पॉइंट इज प्रोवाइडेड ऑन एक्सल बॉक्स इंडिकेटेड फॉर बीच ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से किसके लिए जो हमारा एक्सल बॉक्स पर जो हमारा येलो पॉइंट्स होता है उसको यह इंडिकेट करता है। तो मेनली जो हमारा वैसा लोकेशन एक्सल बॉक्स के ऊपर जहाँ पर हमारा एक्सल बॉक्स का प्रॉपर एक्चुअल टेम्परेचर वहाँ पर मेजर किया जा सकता है, वह येलो पॉइंट यहाँ पर मेंशन रहते, इंडिकेट रहते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी द लोकेशन वेयर एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ बियरिंग कैन बी मेजर्ड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ डिस्क माउंटेड डिस्क। यानी जो हमारा एक्सल के ऊपर जो हमारा डिस्क माउंटेड होता है ब्रेक डिस्क, इसका यहाँ पर डायमीटर पूछा गया है। तो जो डायमीटर यहाँ पर होते हैं इसका डाया होता है 640 mm होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 640 mm होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करिए, अगर आपसे थिकनेस पूछा जाता है तो यह 110 mm इसके नए कंडीशन में ब्रेक डिस्क का थिकनेस होता है। कंडम कंडीशन में 96 mm का इसका थिकनेस होते हैं। साथ ही साथ यह जो बना होता है वह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है
और इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जो हमारा छोटे छोटे जो हमारे फिन्स प्रोवाइडर होते हैं, इसका मेन फंक्शन होता है कि जब भी हमारा गाड़ी में ब्रेकिंग किए जाते हैं, इस दौरान जो हमारा हीट जनरेट होता है ब्रेक डिस्क के ऊपर, तो उस दौरान हमारा कूलिंग प्रोवाइड किया जा सके, इसको देखते हुए इसके ऊपर फिन्स प्रोवाइडर होते हैं। साथ ही साथ अगर जो हमारा फिन्स कंटिन्यूस जो प्रोवाइडर होते हैं, 3 से ज़्यादा अगर कंटिन्यूस अगर फिन्स ब्रोकन पाया जाता है तो इस प्रकार के जो ब्रेक डिस्क है उसको सर्विस में अलाउ नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है PESD स्टैंड्स फॉर। PESD का जो अर्थ होता है वो होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर हैव बीन एलिमिनेटेड। किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम में बाहरी स्लैक समायोजक को समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें हमारा BMBS और BMBC, इसमें जो बाहर का जो हमारा एक्सटर्नल स्लैक सिस्टम है इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें हमारा केवल इस प्रकार का एक ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द चोक साइज ऑफ पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब का जो चोक डाया होगा वो 8 mm ICF कोचेज के केस में होते हैं, जबकि 19 mm LHB कोचों के केस में होता है। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो केवल 8 mm मेंशन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मिनिमम शॉप इशू साइज ऑफ ICF सॉलिड व्हील इज बीच ऑफ द फ्लोइंग। ICF सॉलिड व्हील का न्यूनतम शॉप इशू साइज निम्नलिखित में से क्या है। तो ICF कोचेज की अगर बात करें सॉफ्ट सॉलिड व्हील के केस में नए चक्कों का डायमीटर 915 mm, इसके बाद अगर रिड्यूस होता है 837 mm, तो यह इसका शॉप इशू साइज होता है। इससे रिड्यूस होकर जब 825 mm होता है तो इसको हम सर्विस से विड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर शॉप इशू साइज पूछा गया था, तो 837 mm यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग स्टिफनेस। स्प्रिंग स्टिफनेस से आप क्या समझते हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें जो स्प्रिंग स्टिफनेस जो हम यूज करते हैं होते हैं वह मेनली डिफाइन जो किया जाता है वह लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शंस को यह रिप्रेजेंट करता है। स्प्रिंग स्टिफनेस यानी कठोरता, जिसको हम अगर बात करें कि अगर हमें स्टिफनेस अगर स्प्रिंग को दिखाना हो, जिसे हम अगर के से डिनोट करते हैं, तो यह इक्वल होगा सिंपली हमारा लोड अपॉन डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रिपेयर ऑफ MNP मशीनरी एवं प्लांट्स इन वर्कशॉप कंडक्टेड बाय बीच ऑफ द फ्लोइंग शॉप्स। शॉप्स के अंतर्गत जो वर्कशॉप के अंतर्गत जो हमारा MNP का रिपेयर किया जाता है वो किस प्रकार के शॉप के माध्यम से किया जाता है। चूँकि आप जानते हैं कि वर्कशॉप के अंतर्गत अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग शॉप बनाए गए। जैसे अगर बात करें हम DV1 के रिपेयर की अगर रिक्वायरमेंट है तो DV शॉप के अंतर्गत होते हैं। वहीं अगर एयर ब्रेक्स जो हमारा है तो उसका अलग होता है, व्हील के लिए व्हील सेक्शन है, यानी अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग सेक्शन यहाँ पर बनाए गए हैं। अब यहाँ पर पूछा गया कि जो हमारा अगर MNP का रिपेयर करना हो तो किस प्रकार के शॉप के अंतर्गत किए जाएंगे। तो यह मेनली मिल राइट जो शॉप्स होते हैं उसके अंतर्गत हमारा MNP का रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इग्निशन इज डन इन डीजल इंजन बाय बीच ऑफ द फ्लोइंग। यानी डीजल इंजन में जो हमारा इग्निशन यानी प्रज्वलन होता है वह मेनली इंजेक्टर के माध्यम से होता है। इंजेक्टर के माध्यम से जो हमारा कंप्रेस्ड एयर को हीट वेव में यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं अंतर्गत, ताकि जो हमारा डीजल इंजन के अंतर्गत हमारा इग्निशन के प्रोसेस को
बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा स्पार्क प्लग जो है वह मेनली पेट्रोल इंजन के अंतर्गत या यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फिटिंग ऑफ व्हील ऑन एक्सल इज डन बाय बीच ऑफ द फ्लोइंग फिट, यानी जो हमारा व्हील जो होते हैं उनको एक्सल के ऊपर किस प्रकार के फिटिंग के माध्यम से फिट किए जाते हैं, तो यह सिंपली इंटरफ्रेंस फिट्स के माध्यम से किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन CLW पैटर्न्स जूनियर इंजीनियर गेट्स हाउ मच इंसेंटिव परसेंटेज। चितरंजन लोकोमोटिव्स वर्क्स पैटर्न इंसेंटिव पैटर्न्स के अंतर्गत जो जूनियर इंजीनियर जो इंसेंटिव दिया जाता है उनको कितने परसेंटेज दिए जाते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि CLW पैटर्न्स के अंतर्गत मेनली जो कर्मचारी के लिए 3 क्लासेस रखे गए हैं। एक रखे गए हैं DW डायरेक्ट वर्कर, एक EIW इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर और एक इनडायरेक्ट वर्कर। डायरेक्ट वर्कर के अंतर्गत जो जितने भी टेक्नीशियन वगैरह आते हैं उनको इंक्लूड किए गए हैं, जबकि इनडायरेक्ट इसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर के अंतर्गत क्रेन ड्राइवर हो या सुपरवाइजर वगैरह जितने भी होते हैं इनको शामिल किए गए हैं, जबकि इनडायरेक्ट वर्कर के अंतर्गत जितने भी असिस्टेंट वगैरह हैं उनको रखे गए हैं। तो चूंकि यहाँ पर बात करें जो डायरेक्ट वर्कर होते हैं उनको रिस्पेक्ट में जो EIW यानी क्रेन ड्राइवर हो या सुपरवाइजर हो इनको 80% का यहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट वर्कर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ नंबर ऑफ मशीन इन अ सेक्शन इज 120 आउट ऑफ देम 20 मशीन आर आइडल्स यानी निष्क्रिय है देन द इफिशियंसी ऑफ सेक्शन इज, यानी किसी सेक्शन के अंतर्गत मशीन का जो नंबर्स है वो 120 है, 20 मशीन्स खराब अवस्था में पाया जाता है, तो उस सेक्शन का जो इफिशियंसी होगा वो कितना होगा। तो इस केस में हमारा जो अभी वर्तमान में कितनी एफिशिएंसी में हमारा है तो 120 में से जब हम 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा वर्किंग यहाँ पर मशीन निकल कर आएगा। डिवाइडेड बाय यहाँ पर टोटल नंबर जो है हमारा 120 है, मल्टीप्लाई बाई 100 हम करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा निकल कर आएगा वो हमारा निकल कर आएगा 100 बाई 120 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 83.33% निकल कर आएगा जो दिए गए सेक्शंस का करंट में एफिशिएंसी होगा। यानी यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है गेजिंग अलाउंस इज परमिसिबल। जो गेजिंग अलाउंसेस होते हैं वह मैक्सिमम अगर बात करें हम तो 5% अलाउेबल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंसेंटिव बोनस इज डैश परसेंटेज टू अवॉइड द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज। कर्मचारी के स्वास्थ्य हेल्थ के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, इसको देखते हुए इसको बचने के लिए जो इंसेंटिव जो बोनस होते हैं उसको मैक्सिमम कितने लिमिट तक रखा जा सकता है। तो मैक्सिमम 50% से ज़्यादा बोनस का यहाँ पर नहीं रखना है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है काउंटर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द डीसी मोटर इज। यानी डीसी मोटर का जो काउंटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो डैश है। तो यहाँ पर बात करें अगर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होते हैं हमारे वह सिंपली हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज के मुकाबले लेस अमाउंट में होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। द काउंटर ईएमएफ ऑफ द डीसी मोटर इज लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नाउ और डेज आजकल डीसी मोटर्स इज वाइडली यूज्ड इन बीच ऑफ द फ्लोइंग।
करंटली में जो हम डीसी मोटर्स का प्रयोग कहाँ पर किए जाते हैं, चूँकि जो हमारा डीसी मोटर्स है इनमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क्स वैल्यू होते हैं, साथ ही साथ वेरिएबल स्पीड्स होते हैं, जिसको देखते हुए जो हेवी ड्यूटी एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पर हमारा डीसी मोटर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल का तो हमारा लोकोमोटिव्स हो, इसके अलावा बात करें अगर तो स्टील रोलिंग मिल्स जो होते हैं वहाँ पर हमारा डीसी मोटर्स का प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर्स जो होते हैं हमारे वहाँ पर किए जाते हैं। साथ ही साथ कोई जो हमारा क्रेन के अंतर्गत जो होस्टिंग लिफ्टिंग के जो प्रोसेस होते हैं वहाँ पर भी हमारा डीसी मोटर्स का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हमारा डीसी मोटर्स के लिए यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है जोनल प्लान हेड कोऑर्डिनेटर फॉर प्लानेट 41। प्लानेट 41 हो जिसे हम MNP और प्लान हेड 42 जिसके अंतर्गत वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट्स को शामिल किया गया है। इस प्रकार के लिए जोनल स्तर पर जो प्लान हेड कोऑर्डिनेटर होते हैं वो PCME यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम जो PCPO होते हैं प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, या मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लानेट कोऑर्डिनेटर होते हैं वो होते हैं जो प्लानेट 65 है, जिसके अंतर्गत हमारा ट्रेनिंग एवं HRD को रखा गया है। इसके लिए जो प्लानेट कोऑर्डिनेटर होते हैं जोनल स्तर पर वो PCPO होते हैं, जबकि प्लानेट 41 MNP हो या प्लानेट 42 वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट हो, इसके लिए जोनल प्लानेट कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो PCME होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ईयर डिड द मिनिमम वेजेज एक्ट कॉम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष आया था? तो यह आया था 1948 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन PNM परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी वाज इनॉग्रेटेड और इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में PNM का शुभारंभ कब किया गया था? तो PNM यानी परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी की अगर बात करें तो 1/1/1952 को इसका शुभारंभ किया गया था VV गिरी के द्वारा, और यह इसका शुभारंभ किया गया था पर्पस इसके अगर बात करें तो जो हमारे एम्प्लॉयज हो या एडमिनिस्ट्रेशंस हो इनके बीच प्रॉपर कोर्डियल रिलेशंस बना रहे और प्रॉपर रूप से वर्क किया जा सके, इसको देखते हुए इसका स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952। इसके अलावा अगर बात करें तो PNM के अंतर्गत 3 लेवल पर इसका मीटिंग कराए जाते हैं, जिसमें पहले लेवल पर रेलवे बोर्ड लेवल, सेकेंड पर जोनल और थर्ड पर डिविजनल लेवल पर इसके अंतर्गत मीटिंग कराए जाते हैं अलग अलग अंतराल के स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वर्कशॉप कैंटीन इज फंक्शन अंडर बीच डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। यानी जो भारतीय रेलवे के अंतर्गत जो हमारा वर्कशॉप के अंतर्गत जो कैंटीन का जो फंक्शन होता है वो कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत यह आता है? तो यह मेनली पर्सनल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रेन born at the interval of 3 years each is 50 years and what is the age of the youngest child। यानी यहाँ पर बोला गया है कि 5 बच्चों का जन्म 3 ईयर्स के अंतराल पर हुआ है, जिनका 5 बच्चों का एज का समेशन यहाँ पर 50 ईयर्स दिया गया है। अब यहाँ पर पूछा गया कि जो यंगेस्ट बच्चा होगा, सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड की अगर बात करें तो उसके अगर हम x ईयर्स कंसीडर करते हैं तो इस केस में 3 ईयर्स के अंतराल पर नेक्स्ट जो चाइल्ड है उसका यहाँ पर बॉर्न हुआ है। तो x के बाद यहाँ पर जो हम ऐड करेंगे वो x + 3
फिर यहाँ पर x+6 तीन तीन यहाँ पर इंक्रीज होते चलेंगे। फिर यहाँ पर x+9 और जो फिफ्थ चाइल्ड जो होगा उसका एज x के मुकाबले 12 ईयर्स ज़्यादा होगा, जिसको एज पाँचों को ऐड करने पर यहाँ पर 50 ईयर्स का एज यहाँ पर दिया गया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो x का वैल्यू निकल कर आएगा वो आपका 4 ईयर्स निकल कर आएगा, जो सबसे छोटे बच्चे यंगेस्ट चाइल्ड का एज इस प्रश्न के अंतर्गत होंगे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्लासिकल डांस भारत का है। तो क्लासिकल डांस की अगर बात करें हम, तो क्लासिकल डांस के अंतर्गत हमारा कथकली जो है हमारा, जो कि केरल स्टेट से बिलोंग करता है, यह हमारा भारत का जो दिए गए ऑप्शन में से एक प्रकार का क्लासिकल डांस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली केरला स्टेट से यह क्लासिकल डांस बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हम बात करें भांगड़ा जो है, भांगड़ा जो यह पंजाब को रिप्रेजेंट करता है, गरबा गुजरात को, जबकि घूमर जो है वह राजस्थान स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन बीच ऑफ द फ्लोइंग डेज। जो पर्यावरण दिवस होता है निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस को ईच ईयर 5 जून को मनाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैट। CAT कैट का यहाँ पर बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें इस्टेब्लिशमेंट का, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1985 में किया गया था। और अगर बात करें आर्टिकल का, तो आर्टिकल 323A आर्टिकल के अंतर्गत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल का स्थापना 1985 के अंतर्गत किया गया था। और यह किए गए थे ताकि जो इंडिया का अंतर्गत जो पब्लिक सर्विसेज में कार्यरत जो कार्मिक है, इनकी रिक्वायरमेंट और सर्विस के रिलेटेड जो शर्त है, इनके न्याय निर्णय या जो सुनवाई के लिए प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल जो अथॉरिटी होंगे, संस्था होंगे, वह कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल ही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर OBC फॉर प्रमोशन। प्रमोशन के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का OBC के लिए रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर नथिंग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो 27% जो मेंशन किया गया है, यह ओपन जो रिक्रूटमेंट होता है, चाहे वो अलग अलग संस्था के द्वारा जो किए जाते हैं, लेकिन ये ओपन स्तर पर 27% है। लेकिन डिपार्टमेंटल बेसिस पर किसी प्रकार का OBC के लिए कोई भी परसेंटेज का रिजर्व नहीं रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज गिवेन सब्सिस्टेंट अलाउंसेज। निर्वाह भत्ता किसे दिया जाता है। तो सस्पेंडेड जो एम्प्लॉय होते हैं उनको अपनी निर्वाह के लिए उनको सब्सिस्टेंट अलाउंस दिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 3 इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द प्रेजेंट बेंचमार्क ऑफ ग्रेडिंग APAR फॉर MSCP इन बीच ऑफ द फ्लोइंग। यानी यहाँ पर बोला गया है कि करंट केस में कर्मचारी को के लिए जो प्रेजेंट बेंचमार्क है ग्रेडिंग APR के लिए, वो क्या है, फॉर MSCP के लिए। अगर कोई कर्मचारी MSCP देना है तो इस केस में जो APR का जो करंट बेंचमार्क होना चाहिए वह वेरी गुड होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। APR का फुल फॉर्म होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। इसके अलावा अगर बात करें MSCP का, तो मॉडिफाइड एजर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम होता है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो प्रत्येक 10 साल के इंटरवल पर कोई कर्मचारी सेम ग्रेड पे में अगर रहता है तो उसको MSCP के अंतर्गत आफ्टर 10 ईयर्स नेक्स्ट लेवल वाले ग्रेड में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसके लिए जो मिनिमम बेंचमार्क जो रखा गया है APR का, वो वेरी गुड का रखा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, हु ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे? तो इसमें जॉन मथाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द जनरल मैनेजर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे। SER का यहाँ पर करंट में जनरल मैनेजर पूछे गए कौन है। तो जनरल मैनेजर अलग अलग टाइम पीरियड पर चेंज होते रहते हैं। करंट में यह वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो इस बेसिस पर जो 2024 के अंतर्गत अगर बात करें हम, इस बिहार पर जनरल मैनेजर जो अभी करंट में है वह अनिल कुमार मिश्रा यहाँ पर जनरल मैनेजर साउथ ईस्टर्न रेलवे का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम करंट में PCME की अगर बात करें साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, तो श्री सीताराम सिंकू अभी करंट में PCME है साउथ ईस्टर्न रेलवे के। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968। जो रेलवे सर्वेंट जो डिसिप्लिन अपील रूल्स है, इनको बनाने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंशन के लिए अगर कोई कर्मचारी को चार्जशीट इशू करना है तो इसके लिए कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इशू किए जाते हैं, और यह तब इशू किए जाते हैं जब कर्मचारी को पुलिस कस्टडी में लिया गया, जो टाइम पीरियड होता है वो 48 आवर से ज़्यादा हो गए हों। तो शुरुआती पीरियड से जब से उसको हिरासत में लिया गया है तो उस टाइम पीरियड से उसे सस्पेंड माना जाता है, और इसके लिए कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इशू किया जाता है। और इस प्रकार के सस्पेंशन को हम डिम्ड सस्पेंशन की कैटेगरी में रखते हैं। SF5 मेजर पेनाल्टी, SF11 माइनर पेनाल्टी, और SF1 जो होता है वो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इंक्लूजन ऑफ डाइवोर्स्ड और विडो डॉटर्स इन पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज, यानी PRCP में अगर डाइवोर्स और विडो डॉटर्स को अगर इंक्लूड करना हो तो इसके लिए कोई प्रावधान है? यह प्रावधान है इसमें उपलब्ध है, जब कोई विडो डॉटर्स या डाइवोर्स डॉटर्स अगर आता है तो उसको एज अ डिपेंडेंट कंसीडर किए जाएंगे, और यह एक कर्मचारी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो इस केस में उसे PRCP यानी पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास उसको भी जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए अलाउड हो जाएगा। PRCP के लिए मिनिमम कंडीशन जो है वह कर्मचारी 20 ईयर्स का सर्विस किया होना चाहिए, इसके बाद ही वह पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, IRIFM इज सिचुएटेड एट, यानी जो IRIFM है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यह मेनली सिकंदराबाद के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ। सुपर चार्जिंग की प्रक्रिया क्या है? तो सुपर चार्जिंग के अंतर्गत जिसमें अगर बात करें तो इंजन में जो इनलेट जो हमारे द्वार्स होते हैं, इसमें जो सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर्स को की डेंसिटी से अधिक डेंसिटी पर एयर की आपूर्ति किया जाता है, ताकि जो इंजन में जो प्रत्येक जो साइकिल होते हैं इनको अधिक से अधिक ऑक्सीजन के अमाउंट प्रोवाइड करवाया जा सके, ताकि जो हमारा ईंधन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ईंधन हमारा प्रॉपर बर्न करे और बेटर क्वालिटी से बर्न करने, जिससे हमारा जो पावर होगा वो बेटर रूप से जनरेट होगा। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम सुपर चार्जिंग प्रोसेस के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सप्लाइंग द इनटेक ऑफ एन इंजन विथ एयर एट अ डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जो हमारा इंजन के इनलेट है उसका जो हमारा एयर प्रोवाइड किया जाना चाहिए वो सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर के मुकाबले जो डेंसिटी ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए। यह इस प्रकार के प्रोसेस को हम सुपर चार्जिंग प्रोसेस के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
पिच इज गिवन बाय द फॉर्मूला। जो पिच हम स्क्रू गेज के अंतर्गत यूज करते हैं, तो स्क्रू गेज के अंतर्गत जो हमारा पिच होता है वो हमारा इक्वल होता है डिस्टेंस मूव बाय अ स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन गिवन। तो यहाँ पर इस प्रकार अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय अ स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन गिवन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मशीन इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग गियर टीथ। मशीन का उपयोग गियर टीथ के निर्माण के लिए किया जाता है। वह मिलिंग प्रोसेस को हम यूज में लेते हैं ताकि हमारा गियर टीथ का मैन्युफैक्चर किए जा सके। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ सीबीसी फिटेड इन एलएचपी कोचेज। एलएचपी कोचों में हमारा एच टाइप का सीबीसी फिटेड होते हैं जो कि एंटी क्लाइमिंग फीचर्स के साथ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्स ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज सबमिट इट्स रिपोर्ट टू होम। संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, तो वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रिपोर्ट सबमिट करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द केंद्रीय हिंदी समिति। प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत नॉर्मल आपसे चेयरमैन पूछे गए थे, तो चेयरमैन की अगर बात करें हम सेंट्रल हिंदी कमेटी का, तो वह प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। जबकि यहाँ पर प्रश्न में डिप्टी चेयरमैन पूछा गया है, तो डिप्टी चेयरमैन की अगर बात करें हम, तो इस केस में जो सेंट्रल हिंदी कमेटी के डिप्टी चेयरमैन होते हैं वह होम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे हिंदी सलाहकार समिति। रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के चेयरमैन कौन होते हैं। तो प्रत्येक मिनिस्ट्री के अंतर्गत अगर हिंदी सलाहकार समिति के जो चेयरमैन होते हैं, उस मिनिस्ट्री के खुद मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन होते हैं। तो यहाँ पर रेलवे के रिगार्डिंग पूछे गए थे हिंदी सलाहकार समिति का चेयरमैन, तो रेलवे मिनिस्टर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन डज द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी यानी OLIC मीट ऑन इंडियन रेलवे। यानी भारतीय रेलवे के अंतर्गत जो मीटिंग का इंटरवल होता है ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का, वंस इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में एक बार इसका मीटिंग कराए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जोनल स्तर पर इसके चेयरपर्सन जनरल मैनेजर होते हैं, जबकि डिविजनल लेवल पर इसके चेयरपर्सन DRM खुद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, तकनीकी मौलिक लेखन नकद पुरस्कार योजना फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी इज नेम्ड आफ्टर। यानी यहाँ पर बोला गया कि हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए जो तकनीकी मौलिक लेखन नगद पुरस्कार योजना का नाम किन के नाम पर रखा गया है। तो यह मेनली जो टेक्निकल बुक के लिए जो नेम रखा गया है वो लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो ऑफिशियल राजभाषा जो है वो इंग्लिश रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच अवार्ड स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर कलेक्शन ऑफ पोएट्री राइटिंग टू इनकरेज द लिटरेरी टैलेंट ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज रेलवे एम्प्लॉयज। रेलवे कर्मचारी की साहित्य प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए हेतु कविता लेखन के संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार योजना शुरू किया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है कि कोई अवार्ड स्कीम किसी रेल कर्मचारी की जो लिटरेरी इनको इंकरेज करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है ताकि जिसके जो पोएट्री कलेक्शन के बेसिस पर हो। तो पोएट्री कलेक्शंस जो होता है वह मेनली मैथिली शरण गुप्त अवार्ड स्कीम के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
इन विच आर्टिकल डायरेक्शंस आर गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए डायरेक्शंस बताए गए हैं। तो हिंदी डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी की अगर बात करें तो यह आर्टिकल 351 के अंतर्गत बताए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आर्टिकल 343 के अंतर्गत सिंपली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में बताया गया है। जबकि अगर बात करें आर्टिकल 346 के अंतर्गत, तो आर्टिकल 346 के अंतर्गत जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो होता है हमारा वन स्टेट से अनदर स्टेट्स या बिटवीन स्टेट्स और द यूनियन, इसके बारे में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 349 की अगर बात करें तो इसमें कोई जो हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड कोई लॉ को इनेक्ट करने की जो प्रोसीजर होता है, स्पेशल प्रोसीजर, इसके बारे में आर्टिकल 349 के अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन विच स्टेट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्ड 1976 नॉट अप्लीकेबल। जो राजभाषा नियम 1976 जो लाया गया था वो किस राज्य पर अप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो तमिलनाडु स्टेट्स पर या अप्लीकेबल नहीं होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द प्रीलिमिनरी कोर्स ऑफ हिंदी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। केंद्र सरकार के लिए जो हिंदी का प्रारंभिक पाठ्यक्रम जो है, प्राइमरी कोर्सेज जो रखा गया है, वह मेनली प्रबोध को रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जबकि प्राग जो है वो फाइनल कोर्स रखा गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।